सबसे पहले ये खबर आई है कि जो राणा कपूर यस बैंक के फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं, आज एक आरोपी भी हैं। इनके कुछ बयान जो दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी द्वारा दायर की गई है, उसमें फिर से एक बार यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ, और यह इसलिए बहुत चिंताजनक है कि किस तरह से जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो गांधी परिवार के सदस्य दबाव बनाते थे कि कुछ पेंटिंग्स हैं जिनको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का इस्तेमाल करके खरीदा जाए। ये तथ्य मीडिया चैनल्स पे और सभी न्यूज़पेपर्स में भी सामने आए हैं कि प्रियंका वाड्रा गांधी दबाव बनवाती हैं पूर्व मंत्रियों से कि राणा कपूर 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग खरीदें। इससे यह तात्पर्य निकाला जा सकता है कि जनता की गाड़ी कमाई बैंक में जाएगी, उसके बाद उस गाड़ी कमाई को द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम गांधी परिवार के पास पहुंचाया जाएगा और गांधी परिवार टैक्स पेयर की जो ईमानदारी की मेहनत की कमाई बैंक में है, उससे सारी तमाम सुविधाएं लेगा। आम जनता त्रस्त रहे, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार मस्त रहे। और ये बयान ये भी दर्शाता है किस तरह से ये जो अभियुक्त हैं ये नहीं चाहते थे कि 2 करोड़ रुपए दें, लेकिन पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार में इतना दबाव बना देते हैं कि अगर आपने 2 करोड़ रुपए इस पेंटिंग को प्रियंका वाड्रा गांधी से नहीं लिया तो फिर गांधी परिवार का कहर आप पे बरसेगा। और डर के साथ साथ बहुत दुख का विषय है कि उनको लुभाने के लिए कहा जाता है कि अगर आप ले लेते हैं तो पद्म भूषण आपको दे दिया जाएगा। हम सब जानते हैं किस तरह से जो लोग भारत को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको बताने के लिए कि देश ऋणी है उनकी भूमिका का, ये पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है। दूसरी तरफ यहां गांधी परिवार में प्रियंका वाड्रा गांधी को कैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आए, इसके लिए पद्मा अवार्ड दिए जाएंगे, यह सोच कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की है। आज एक ही सवाल यहां से पूछा जाएगा, ये जो रुपया दिया गया प्रियंका वाड्रा गांधी को बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू दिया गया है, पूरा देश पूछ रहा है प्रियंका वाड्रा गांधी जी, या तो आप या वाड्रा कांग्रेस बता दे कि क्या आपने कोई पेंटिंग इस तरह से 2 करोड़ रुपए में
दबाव बना के ऐसे अभियुक्त को बेची थी या नहीं बेची थी। और मैं इतना ही कहूंगा, पेंटिंग बेचना तो एक बहाना है, असल में भ्रष्टाचार में नहाना है। पेंटिंग बेचना एक बहाना है, भ्रष्टाचार में नहाना है। और पहले हम जानते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी में गांधी उपनाम है, लेकिन जिस तेजी से भ्रष्टाचार के मामले बाहर आते हैं और सारे भ्रष्टाचार के तार जाके जुड़ते हैं गांधी परिवार से, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सोनिया भ्रष्टाचारी बेल पे बाहर है, राहुल भ्रष्टाचारी क्योंकि बेल पे बाहर है, और अब प्रियंका वाड्रा गांधी भ्रष्टाचारी बेल पे बाहर है। प्रियंका वाड्रा, यह भी समय आएगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि क्या आपने केवल और केवल देश को बेचने का ही काम करना है। और ये जो बड़े सवाल मैंने पूछे हैं, प्रियंका वाड्रा जी, 2 लोग बेल पे बाहर हैं, जो कृत्य आपके हैं, तो मैंने कहा उसमें संशोधन करते हुए ये जरूर कह दूं, ऐसा ना हो कि आप पे भी ये मुकदमे चले और आपको भी बेल लेनी पड़े। इसके साथ ही ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये आम जनता की जो मेहनत की कमाई है, जिनकी रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सामने आई और आरोपियों को दंडित कर रही है, उनको इस्तेमाल करने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अगर किसी ने किया है तो गांधी परिवार ने किया। हमें उम्मीद है कि 24 घंटे के अंदर प्रियंका वाड्रा गांधी अपनी चुप्पी तोड़ के सत्य पूरे देश के सामने रखेंगी, और अगर 24 घंटे के अंदर इस तथ्य को नहीं नकारा जाता तो ये निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा कि इस भ्रष्टाचार में फिर से गांधी परिवार का हाथ है। धन्यवाद। दूसरा विषय जो आपके समक्ष रखा जा रहा है, ये देखिए किस तरह की राजनीति भारत में कांग्रेस पार्टी करवा रही है। खबर आई कि हमने देखा महाराष्ट्र में, जहां मृत वसूली अघाड़ी की सरकार है, वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ कोई करेगा तो उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। और फिर राजस्थान में अगर कोई ईमानदार निर्भीक पत्रकार आपकी तरह होगा जो उजागर करेगा किस तरह से राजस्थान में सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, तो उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा।
गर्व से कह सकते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हो लोक उजागर। भारत में हनुमान चालीसा का पाठ करना कब से राजद्रोह हो गया? या निर्भीक पत्रकारिता करना और सत्य को जनता के समक्ष रखना कब से राजद्रोह हो गया? और बड़ी जिम्मेदारी से आपको एक ऐसा खुलासा कर देता हूं जो दिखाएगा सबसे ज्यादा दोहरा चरित्र किसी का है राजनीति में, तो वो कांग्रेस पार्टी का है। मेरे हाथ में देखिए मैं क्या लाया हूं। कांग्रेस विल डिलीवर 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो। इसके 30th सेगमेंट है और आपके परयूजल के लिए मैं पढ़ देता हूं। इट सेज, आइटम नंबर 3, दिस वॉज द इंटेंशन ऑफ द कांग्रेस, दो people of our country rejected their ideas, but they had stated in their manifesto, omit section 124A of the Indian Penal Code that defines the offense of sedition, that has been misused and in any event has become redundant because of subsequent laws. कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि हम राजद्रोह को हटा देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून का पालन होता है, संविधान की रक्षा की जाती है, आरोपियों को सजा दी जाती है, उनके खिलाफ मुकदमे चलते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, विचित्र पार्टी है, सत्ता में हो, केंद्र में या विपक्ष में हो या प्रदेश में सत्ता में हो, केवल संविधान को तार तार करना, सत्ता का दुरुपयोग करना और दोहरे मापदंड। देखिए, जो पार्टी कहती थी कि हम राजद्रोह को हटाएंगे, आज वो राजद्रोह का दुरुपयोग किस पे करती है? एक पत्रकार पे, एक सांसद नेत्री पे, एक विधायक पे। और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह मृत वसूली अघाड़ी है। एक पार्टी जीवंत तब तक रहती है जब तक उसकी विचारधारा मजबूत होती है। आज श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जहां भी होंगे, उनको बहुत कष्ट होगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए किसी पे राजद्रोह लगा दिया गया। और ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, अराजक तत्व महाराष्ट्र में भी भारी हैं, राजस्थान में भी भारी हैं। ये क्यों है? ये इसलिए है कि ये आम जनता से पूरी तरह से कट गए हैं। इस वसूली अघाड़ी को केवल वसूली करनी है। इससे पहले सर्वविदित है किस तरह से भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण राणे जी के बयान के बाद ये शिव सैनिक ही थे जिन्होंने गुंडागर्दी करी, अराजकता फैलाई। एक नौसेना के पूर्व अधिकारी को मारा गया। करौली में, राजस्थान में हमने देखा किस तरह से हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा था और पत्थरबाजी होती है
और उसका मुख्य आरोपी मतलूब अहमद आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। 21 दिन हो गए, 22 दिन। 22 दिन में मतलूब अहमद गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, एक नेत्री सांसद के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगता है, गिरफ्तारी होती है। यह दर्शाता है किस तरह से खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हनुमान चालीसा से नफरत, हिंदुओं की आस्था से आपको नफरत हो गई। और जैसा मैंने यह मैनिफेस्टो इसीलिए सामने रखा कि अगर आपकी सोच यह थी कि इसको आप हटा देंगे, तो आज उसी धारा का इस्तेमाल करके आप कार्रवाई कर रहे हैं। और एक बात मैं और कहूंगा, और बड़ी पीड़ा से कहूंगा, सेक्शन 153A of the IPC, Indian Penal Code, has also been invoked for reciting Hanuman Chalisa. 153A states, क्या कहता है 153A? Promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth. सवाल यह जरूर पूछा जाएगा, भारत में पूछा जाएगा, हिंदुस्तान में पूछा जाएगा कि ये जो प्रमोटिंग एनिमिटी है, धर्म, मूलवंश, जनस्थान के आधार के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना, यह कब से हो गया? बहुत पीड़ा और दुख के साथ ये दोनों अहम बिंदु आपके समक्ष रखे हैं, और इस उम्मीद से रखे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्ष की भूमिका भी निभानी है, वहां पूरे पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ रही है, यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी लोकतंत्र का गला ना घोट पाए, यह सुनिश्चित कर रही है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका गला ना घोटा जाए, और यह सुनिश्चित कर रही है कि जब हमारे नेताओं पे कुछ अराजक तत्व हमला कर देते हैं, जैसा हमने महाराष्ट्र में देखा, आज हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने भी यह बात उठाई है, कीरत सोमैया जी पे हमला हुआ है, यह निंदनीय है। लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है, और जब आप कमजोर पड़ जाते हैं तो आप अराजकता का सहारा लेते हैं। ये चरितार्थ करते हुए कोई दिखाई दे रहा है तो वो वसूली अघाड़ी है महाराष्ट्र में, कांग्रेस पार्टी है, और जो राजस्थान में है वहां पे भी ये कहना उचित होगा। धन्यवाद। When an opposition party loses its credibility completely, it doesn't remain necessary to comment on every statement made by leaders of those parties. And I would only say that abrogation of Article 370 was a historical correction made by Shri Narendra Modi ji of a historical blunder done by the Congress party. And we have seen how after the abrogation, peace and prosperity is touching the lives
of Kashmiris. Earlier, even fundamental rights of the citizens were not available to them because of Article 370. For example, the Valmiki Samaj, the women who were residing in Kashmir, they were not treated equally as guaranteed under the Constitution. After 7 decades, we are seeing that every citizen can enjoy the fruits of these fundamental rights as envisioned by the framers of the Constitution. We are seeing development in the area, investment is coming, and we are also seeing huge support from the people who reside there. And this is what troubles parties like the Congress that have always tried to indulge in appeasement politics at the cost of building the nation. देखिए, मैंने स्टिंग देखा नहीं है, बहुत सम्मानपूर्वक यही कहूंगा, उस पर टिप्पणी करना तभी उचित होगा जब वो स्टिंग ऑपरेशन जो है मैं देख लूं और देश मजबूत हो, कानून का पालन हो और देश के लिए कोई खतरा है तो उस खतरे को खत्म किया जाए, इसी उद्देश्य से हम कार्य करते हैं. देखिए, हम एक बहुत जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी हैं. जिस मामले पे हम बात कर रहे हैं, मेरी जानकारी में जो है उसमें एक मामला न्यायालय के समक्ष पहुंच गया है. इससे पहले भी यह देखा गया है किस तरह से न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के लीडर को और सरकारों को फटकार लगाई है. मुझे लगता है ये 2 ऐसे अवसर हैं जहां उनको शायद फिर से फटकार लगे, लेकिन उन्हीं के पैमाने से दिखाया कि किस तरह से दोहरे मापदंड की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है. और ये लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है. हमारा लोकतंत्र, हमारा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है. लेकिन खतरे में कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी की विषैली सोच, उनका परिवारवाद, और इसीलिए वो बार बार इस तरह की अनर्गल बातें कहते हैं. कानून को अपना काम करने दीजिए, आप देखेंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. धन्यवाद. देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं. भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे लोगों के दिलों में स्थान बनाने लगी, बढ़ती जा रही है. हमने देखा उसी अनुपात में हमारे कार्यकर्ताओं पे हमले हुए और उनकी जान भी गई. लेकिन ये केवल एक पार्टी नहीं, ये एक परिवार है. चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरल हो, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी स्वयं पश्चिम बंगाल गए थे. पीड़ित परिवारों के साथ हम लोग खड़े रहे और जो कानून संगत है उस रास्ते को अपनाते हुए ये सुनिश्चित करवा रहे हैं कि हर परिवार को इंसाफ मिले और जो अराजक तत्व हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण ये विपक्षी पार्टियां देती हैं तो वो परास्त हों. ये हमारा उद्देश्य है, संकल्प है और इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे.